A very welcome to all the learners to Study IQ Judiciary YouTube channel। जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था, मैं आ गई हूँ 30 डेज क्रैश कोर्स लेके, जो हमारा RJS के लोकल लॉज, माइनर लॉज और उनसे रिलेटेड सभी की सभी लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर करेगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, सीरीज की ये शुरुआत हो रही है। शुरुआत में हम सबसे पहले कवर करेंगे पॉक्सो एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। इससे रिलेटेड आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं लैंडमार्क केसेस। जब हम लैंडमार्क केसेस कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, जब हम इन एक्ट्स को रिवाइज करने के फॉर्मेट में हम इनको पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब केसेस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूं जो काफी सारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता है। बहुत सारे हाई कोर्ट्स के भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते हैं। आपके लिए जो आप स्टेट टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आज की सीरीज में आप RJS के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है? स्टूडेंट्स को कई बार ये चीज नहीं पता चल पाती। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं। आपको बस 2 तरीके के केसेस पर फोकस करना है। किसी भी स्टेट के लिए आप टारगेट कर रहे हो, 2 तरीके के केसेस पे आपको फोकस करना है। पहला सुप्रीम कोर्ट के केसेस, सेकंड हमारे हाई कोर्ट के केसेस सिर्फ उसी स्टेट के। इसी वजह से आज की सीरीज में मैं ऐसे केसेस लेकर आई हूं जो सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट की इंडिविजुअली लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। या फिर तीसरा हमारा थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अगर किसी हाई कोर्ट की जजमेंट है, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया है, अपनी कोई गाइडलाइंस दी है, अपनी कोई कमिटी फॉर्म करी है, जिसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट हमें पता चलता है, उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है: सुप्रीम कोर्ट केसेस, हाई कोर्ट केसेस और इंपॉर्टेंट केसेस जो दूसरे हाई कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल करके कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस या कमिटी फॉर्म करके कोई सजेशन दिया है। तो पहला केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है सुओ मोटो रिट पिटिशन। 2023 का ये केस है और सुप्रीम कोर्ट का ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस के द्वारा लिया गया केस है। इसका नाम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इन रे राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट्स। केस की कहानी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ, थोड़ी सी इसकी दर्दनाक कहानी है। इसमें हुआ था क्या, एक 13 से 14 साल उम्र की हमारी विक्टिम है और अक्यूज्ड है। अक्यूज की जो उम्र है वो उससे 8 साल बड़ी है। दोनों पड़ोसी थे। विक्टिम और अक्यूज्ड एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि विक्टिम अभी मेजर भी नहीं है, यहाँ पे वो जुवेनाइल है। रिलेशनशिप में आने के बाद में विक्टिम अपने घर छोड़कर अक्यूज के घर में शिफ्ट हो जाती है। अक्यूज के घर में शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर रहने लगती है। विक्टिम की मदर कंप्लेंट फाइल करती है। कंप्लेंट फाइल करने के बाद में विक्टिम को उठा के वापस उनके घर में रिस्टोर कर दिया जाता है। वो अपने पेरेंट्स के घर वापस आ जाती हैं। सोसाइटी में काफ़ी बातें हो रही हैं उनकी इस एक्टिविटी के बाद में। लोग उनको बहुत उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, उनके घर वाले उनको बहुत उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। थोड़े टाइम बाद घर में माहौल अच्छा नहीं था। विक्टिम जो है वो अपना घर छोड़ के वापस से अक्यूज के पास में शिफ्ट हो जाती हैं। अक्यूज के पास में शिफ्ट होने के बाद में उनको एक बेबी बॉय भी होता है। इसके बाद में विक्टिम की मदर जो है वो पुलिस कंप्लेंट वापस से फाइल करती हैं, जिसकी वजह से अक्यूज्ड जो कि 8 साल बड़े हैं विक्टिम से, यहाँ पे 8 साल का दोनों में एज डिफरेंस है, अक्यूज्ड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अंडर विच एक्ट? अंडर द पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल हो जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है हमें, अक्यूज्ड के अरेस्ट होने के बाद में स्पेशल कोर्ट अंडर पॉक्सो एक्ट, स्पेशल कोर्ट ने अक्यूज्ड को 20 साल की सजा सुनाई। इस 20 साल की सजा को सुनाने के बाद में अक्यूज ने कोलकाता हाई कोर्ट में अपील किया। अपील करने के बाद में अपील का डिसीजन जो हमारा आया, कोलकाता हाई कोर्ट ने अक्यूज को एक्विट कर दिया। एक्विटल के बाद में वापस से ये डिसीजन हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए ये बोला, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने एक्विट करते टाइम पे विक्टिम को ये बोला था कि यू नीड टू कर्टेल योर सेक्सुअल डिजायर्स, ये टर्म यूज करे गए थे विक्टिम के लिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट को फटकार लगाई और एक कमेटी एस्टैब्लिश करी जो इस केस की प्रॉपरली तहकीकात करे, इस केस के बारे में प्रॉपरली पता करे कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। जब उनका बेटा भी है एक,
अक्यूज्ड और विक्टिम कंसेंशुअल रिलेशनशिप में भी थे। तो बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है? बैकग्राउंड की स्टोरी पता लगने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कंपैशनेट अप्रोच फॉलो करी, और उस अप्रोच को फॉलो करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड करा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक ऐसी कमिटी भी बनाई जाएगी जिसमें यंग कपल्स के जो इश्यूज हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा। विक्टिम के लिए उन्होंने एक रिहैबिलिटेटरी अप्रोच फॉलो करी। विक्टिम की उनकी पढ़ाई के बाद में उनकी जॉब, इन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर करा। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस नाउ। अगला केस हमारा जो है वो है जसाराम पांडर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये बहुत ही रीसेंट केस है। ये इंपॉर्टेंट केस भी है क्योंकि ये रीसेंट है और ये पूछा जा सकता है। आप जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट का ही ये केस है। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिलाय कर रहे थे एरा वर्सेस स्टेट 2017 के जजमेंट पे, और इस केस का जो मेनली इशू था वो ये था बायोलॉजिकल एज डिटरमाइन करने का, कि जो हमारा विक्टिम इन क्वेश्चन है उसकी बायोलॉजिकल एज क्या है। तो हाई कोर्ट रिलाइड ऑन द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन एरा वर्सेस स्टेट, जहां पे कि चाइल्ड जो कि पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 2D में डिफाइंड है। मैं यहां पर लिख भी देती हूं, 2D ऑफ पॉक्सो एक्ट में हमारे चाइल्ड की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे जो मेन इशू अराइज हुआ इस केस में वो ये था कि अगर प्रोसीडिंग चल रही है, अगर हमारा केस चल रहा है, उसके दौरान में किसी विक्टिम की एज मेजॉरिटी वाले क्राइटेरिया में फॉल करती है, वो बड़े हो जाते हैं, उनकी एज इंक्रीज हो जाती है, तो क्या ड्यूरिंग द ट्रायल उनको तब भी हम चाइल्ड की तरह कंसिडर करेंगे? पर वो तो एडल्ट हो चुके हैं। यही इस केस का जो था वो मेन इशू था। बाद में चल के इसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि हमें एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच लेनी चाहिए। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के साथ साथ हमें बच्चों की, चिल्ड्रन की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके राइट्स को गारंटी किया गया है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। और कोर्ट ने यहाँ पे ये एम्फसाइज भी किया कि अक्यूज राइट टू इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन, जो कि हमारा सेक्शन 29 में आ जाता है, जिसमें कि अक्यूज के पास में ये राइट मिल जाता है कि वो प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, जो हमारे सेक्शन 3 से लेके 13 तक जो हमारे ऑफेंसेस फॉल करते हैं, उसमें अक्यूज के पास में ये राइट आ जाता है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं उन विक्टिम के साथ, क्योंकि इस केस में विक्टिम की एज अभी मेजर हो गई है। जब हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, विक्टिम की एज मेजर हो गई है। सेकेंड पॉइंट इसमें यह हेल्ड हुआ था कि सेक्शन 39 जो कि बात करता है कोई अगर चाइल्ड है तो उसका इन कैमरा ट्रायल जो होगा वो उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियंस की प्रेजेंस में होगा, बट यहाँ पे मेजॉरिटी होने की वजह से उनकी ये जो राइट है वो भी चला जाता है। अब तो वो एडल्ट हो गए हैं, तो ये राइट चला गया, चाइल्ड का बेनिफिट मिल जाता है अक्यूज्ड को, और यहाँ पे हो जाता है ये सेक्शन 37 सीजेस टू अप्लाई, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ चाइल्ड पर ही एप्लीकेबल था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। अगला केस हमारा बात करता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अदर। ये केस काफ़ी फेमस केस है। इस केस को हम स्किन टू स्किन टच केस के नाम से भी जानते हैं। स्किन टू स्किन टच के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच को फटकार लगाते हुए ये बोला था कि आप इतने बच्चों के साथ में जो ये ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस को आप सिर्फ मॉलेस्टेशन की तरह से क्लासिफाई नहीं कर सकते, वो प्रॉपरली सेक्सुअल ऑफेंस है। इस केस में यहाँ पे जो मेन इशू यहाँ पे अराइज हुआ था और कमेटी भी फॉर्म हुई थी जिसमें की थे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने मिलकर अपील फाइल करी थी अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स डिसीजन। कोर्ट ने वापस से ये हेल्ड करा था कि आप ये जो ऑफेंस हुआ है, स्किन टू स्किन टच ऑफेंस जो हुआ है, इसको सिर्फ आप मॉलेस्टेशन की तरह से क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, ये एक सेक्सुअल ऑफेंस है। मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर सकती हूँ, और सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट के अंडर उसको क्लासिफाई उन्होंने किया था। हमारा नेक्स्ट केस आ जाता है जो कि है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। इस केस को हम गाइडलाइंस केस के नाम से भी जानते हैं। सेक्शन नंबर 23 पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड करता है प्रोसीजर फॉर मीडिया। प्रोसीजर फॉर मीडिया ये बात करता है कि मीडिया किसी भी विक्टिम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो कैसे करेगी।
वैसे तो इसमें प्रोहिबिटरी बातें ही बोल रखी हैं कि मीडिया विक्टिम का नेम, विक्टिम की आइडेंटिटी, विक्टिम का एड्रेस, कुछ भी जो भी केस में इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो एविडेंस को टैम्पर कर सकता है, उन सबको मीडिया डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो इस केस में गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके बाद में और भी गाइडलाइंस है जो मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। उस पीपीटी में ये सेम पीपीटी है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं है, बस उसमें प्रॉपरली सारी गाइडलाइंस को मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर बात आ जाती है जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013। स्टेट ऑफ हरियाणा देखकर आप ये मत सोचिएगा कि स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, वहाँ का है, बट डिसाइड हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो इस केस में क्या हुआ था, जो अपेलेंट थे उनको वो अक्यूज्ड जो थे यहाँ पे, अपेलेंट अक्यूज्ड जो थे यहाँ पे, उन्होंने एक चाइल्ड का किडनैपिंग करी थी और उसके बाद में उसका रेप भी करा था। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो अराइज हुआ था वापस से, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड, कि हम उस पर्सन को जो वहाँ पे विक्टिम है उसको हम चाइल्ड में क्लासीफाई करेंगे या फिर हम उसको एक एडल्ट में क्लासीफाई करेंगे, ये क्वेश्चन इस केस में अराइज हुआ था। फिर बाद में कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये ऑब्जर्व करा कि प्रोसीजर जो चाइल्ड की एज डिटरमाइन करने के लिए हम जुवेनाइल जस्टिस रूल्स 2007 में यूज़ करते हैं, उस सेम तरीके को, उस सेम फॉर्मूले को, सेम रूल्स को हम अपने पॉक्सो एक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं और हम चाइल्ड की एक्चुअल एज डिटरमाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी, तो अंडरलाइन वाली चीज़ों का ना आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज कई बार एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस ऑप्शन पे टिक मार्क करें, हम इसकी अप्रोच कैसे लेके चलें। तो रूल्स पूछ ले गए, जैसे यहाँ पे जे एक्ट के रूल्स पूछ ले गए, बट पर हम पॉक्सो रहे हैं, तो थोड़ा इंटरलिंकिंग ऑफ एक्ट्स भी चल रही है यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, हमारा अगला केस जो है वो हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में बात करता है। और पॉक्सो एक्ट के केसेस अब खत्म हो चुके हैं। जितने भी आपने प्रीवियस केसेस पढ़े हैं उन सबको रिवाइज करते रहिएगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उसको याद रखिएगा। तो पहला केस हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का है, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। रीसेंट केस है, 2025 का केस है, बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस केस की डिटेल्स क्या है, इस केस में बेसिकली मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। हुआ क्या था कि एक ही फैमिली थी, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली थी, बहुत सारी एक्सटेंडेड फैमिली साथ में रहती हैं, एक ही गांव में रहते हैं, आसपास रहते हैं। दोनों फैमिलीज की आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने की वजह से दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे के ऊपर एफआईआर लॉन्च करी, कंप्लेंट्स फाइल करी। इतनी सारी एफआईआर, इतनी सारी कंप्लेंट्स फाइल हो गई कि वो क्रॉस केसेस में रिजल्ट कर गया। बहुत सारे क्रॉस केसेस यहाँ पर बन गए। ठीक है, तो इसका जो इशू अराइज हुआ था, यहाँ पे अक्यूज को पनिशमेंट भी दे दी गई थी। पनिशमेंट के बाद में वापस से जब अपील में फाइल किया गया तो यहाँ पे सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि बात करता है गुड कंडक्ट के बारे में। गुड कंडक्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई अक्यूज है और उसने सिग्निफिकेंट टाइम अपना पनिशमेंट का, इम्प्रिजनमेंट का जेल में गुजार लिया है, या फिर उसका गुड कंडक्ट निकल कर आता है जब वो जेल में है, तो उसकी जो पनिशमेंट है उसको या तो कम किया जा सकता है, या अगर उसकी पनिशमेंट कम ही थी तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। बट ये किस ग्राउंड्स पे होता है, ये होता है गुड कंडक्ट के ग्राउंड्स पे। इस केस में हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि क्रॉस केसेस जो है, अब इतने सारे फैमिलीज ने केसेस फाइल कर दिए थे, वो क्रॉस केसेस आइडियली सेम कोर्ट को ही ट्राई करना चाहिए। कोर्ट ने ये वाली बात भी वापस से नोट करी कि जब पार्टीज़ का एमिकेबली सेटलमेंट हो गया था, पार्टीज़ ने एमिकेबली एक दूसरे के साथ में समझौता कर लिया था, तो वापस से एप्लीकेशन, वापस से कंप्लेन, इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं फाइल हुआ कोर्ट में कि अब हम ये सारे केसेस को ड्रॉप कर रहे हैं। इस चीज़ में भी कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी थी। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि बहुत जो एक सीरियस चार्ज था सेक्शन 307 आपका आईपीसी का बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में, कि सेक्शन 307 के भी चार्जेस ड्रॉप हो गए थे। तो इन सभी एमिकेबली सेटलमेंट जब दोनों परिवारों ने आपस में कर लिया, उसके बाद भी ये केसेस क्यों नहीं हमारे ड्रॉप करे गए, तो ये वाली बात इस केस में हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, जो कि है अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। थोड़ा सा पुराना केस है, 1967 का केस है। ये केस बात करता है कम्युनल वायलेंस की। इस केस में क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर ग्रुप के रिलीजियस लोग थे जो आइडल वर्शिप करते थे,
मूर्तियों की पूजा करते थे, बट उनकी मूर्तियां जो थी जिनकी वो पूजा करते थे वो दूसरे कम्युनिटी के ग्रुप ने, दूसरे रिलीजन के ग्रुप ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो इसकी वजह से कम्युनल वायलेंस का माहौल उस टाइम पर क्रिएट हो गया था। इसका जो डिसीजन कोर्ट ने दिया, डिसीजन कोर्ट ने ये दिया कि प्रोबेशन जो है that cannot be extended to those who commit crimes that result in communal violence, कि हम उनकी पनिशमेंट थोड़ी कम कर देंगे जो बार बार कम्युनिटी में जाके क्राइम कमिट कर रहे हैं, जो बार बार कम्युनिटी में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को पीसफुली रहने नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला प्रोबेशन नहीं लगती है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों को कम सजा नहीं दी जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, ये आपकी होने वाली है MCQ प्रैक्टिस, ठीक है। तो MCQ प्रैक्टिस हम थोड़ी सी कर लेते हैं। पहला MCQ जो है मैं आपके लिए PYQs ही लेके आई हूँ, मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो आपके लिए एग्जाम सेंट्रिक है और एग्जाम इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि लास्ट ईयर का अगर 2024 का अगर हम राजस्थान का पेपर एनालाइज करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ पता चलेगी कि राजस्थान इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ मोर एनालिटिकल अप्रोच, जैसा कि हमारे दिल्ली में, हरियाणा में ये ट्रेंड जो हमारा देखा जाता है। तो पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते थे, स्टूडेंट्स उसको आंसर भी इजीली कर पाते थे क्योंकि सेक्शंस पढ़े होते थे, बेयर एक्ट्स अच्छे से पढ़ी होती थी। बट अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की। बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप मेरे साथ जुड़े हुए स्टडी IQ जुडिशरी पर, आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपके यहाँ पे सेक्शंस भी याद हो जाएंगे। पहला जो यहाँ पे MCQ है वो है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 23 of the POCSO Act, which among the following is not correct? कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है? अब इस करेक्ट ऑप्शन में जो नहीं है उसमें आपको ये भी बताना है कि मतलब क्यों नहीं है वो, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, मैं आपको छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ। इसका जो आंसर है वो है 3। एक्सप्लेनेशन भी आप जो आपको सही लगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पनिशमेंट जो यहाँ पे दी गई है ना, यहाँ पे 1 ईयर की पनिशमेंट दी गई है विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, ये गलत है। बोला ना उसने यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि बच्चे यही गलत करके आते हैं एग्जाम में। हम इतना स्ट्रेस में होते हैं, हम भूल जाते हैं कि क्या हमारा आंसर सही होने वाला है। नॉट को कई बार बच्चे भूल ही जाते हैं और करेक्ट ही सोचने लगते हैं, और पनिशमेंट यहाँ पे दे रखी है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में उसको भी मार्क कर देते हैं, बट यही आपका रॉन्ग ऑप्शन है। पनिशमेंट जो एक्चुअली यहाँ पर दी है वो दी है आपको 6 मंथ्स की, विच इज एक्सटेंडेबल अप टू 1 ईयर और मोर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6 मंथ्स की, एक्सटेंडेबल अप टू 1 ईयर और मोर, ठीक है। 1 ईयर से ज़्यादा की भी वो हो सकती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है RJS प्री का 2021 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है प्रोविजन ऑफ पॉक्सो एक्ट सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 तक, ये वाले सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। किस केस में ये अप्लाई नहीं होंगे? इन द ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कहाँ पे नहीं अप्लाई होगा? इसका भी आंसर जो है वो है आंसर नंबर 3। पेन इज नॉट वर्किंग, हाँ इट्स वर्किंग नाउ। इसका जो आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 41 ऑफ पॉक्सो एक्ट आपका ये बात करता है कि अगर चाइल्ड को मेडिकल केयर की असिस्टेंस है और वो उसकी मेडिकल केयर जो है वो पेरेंट्स की निगरानी में हो रही है, तो जो बाकी जो प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, वो RJS प्री 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अक्यूज्ड प्रेज बिफोर द कोर्ट टू सी द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर मेड अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2 और 6 क्लॉज 2। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। जब हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ेंगे मैं आपको सारे सेक्शंस अच्छे से कवर करवा दूंगी। of the Probation of Offenders Act. In this regard, which of the following statement is correct? आपको ये बताना है कि इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब जो बहुत ही ग्रीवियस ऑफेंसेस होते हैं, बहुत ही ग्रीवियस सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट होती है प्रोबेशन ऑफिसर्स जो बनाते हैं वो अक्यूज्ड को प्रोवाइड नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि जब FIR प्रोवाइड करी जाती है, FIR की कॉपी प्रोवाइड करी जाती है अक्यूज्ड को, तो ये क्यों नहीं प्रोवाइड होगा? ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो।
आई होप यू लाइक दिस सेशन। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज करते रहिए, मेरे साथ शाम को डेली 5 बजे जुड़ते रहिए। आपका माइनर लॉज, आपका लोकल लॉज, आपके लैंडमार्क केसेस सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले, अलॉन्ग विद योर MCQ प्रैक्टिस। थैंक यू।